नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चर्चा करेंगे आज हम बीएड बीएड द्वितीय वर्ष और इसको 13वां पेपर कर लें। आपके जो भी यूनिवर्सिटी में जो पेपर चलता है, कोटा राजस्थान में 13वां चलता है, तो पेपर का नाम है अधिगम के लिए आकलन। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे आप कह सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आपके पेपर चलता है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। अभी तक हमने जो प्रश्न बताए हैं उसमें से 80 नहीं, 90 नहीं, 100% आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको मिले हैं। और मात्र हम बात करते हैं मात्र और मात्र मित्रों 10 क्वेश्चंस की। 10 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं एग्जाम से एक दिन पहले, और आप निश्चित रूप से उन्हें एक बार देख लें तो निश्चित रूप से आपको प्रश्नों का जो क्रम है वो उसी तरह से मिलेगा जिस तरह की प्रश्न हम आपको बताते हैं। क्रम से तात्पर्य अर्थात जो प्रश्न, जो सब्जेक्ट आपको बताया जाएगा, जो विषय आपको बताया जाएगा जिस भी पेपर में, वो आपको हूबहू आपके एग्जाम में ऐसे कैसे मिलने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। और ज़्यादा नहीं, मात्र 10 क्वेश्चनों की चर्चा हम आप करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका बिना समय गंवाए बिना हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अन्य सारे पेपर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इनका डिस्क्रिप्शन भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने मित्रों को शेयर करें। जहां भी आप जिस कॉलेज से अध्ययनरत हैं वहां अपने कॉलेज के ग्रुप में इस क्लास को शेयर करें। मात्र 10 क्वेश्चन और सभी पेपर्स के लिए, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, और इंटीग्रेट के जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए भी सारी क्लासेज यहाँ पर होंगी। मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार, कि आकलन को परिभाषित करते हुए आकलन की प्रक्रिया, क्षेत्र, महत्व तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखें, प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि आकलन को परिभाषित करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पेपर का नाम ही क्या है, असेसमेंट अर्थात आकलन। तो निश्चित रूप से तय माने 100% आपके पेपर में ये छप चुका है। 100% आकलन की अवधारणा को टोटली देखकर जाना है आपको। ये 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। पहला प्रश्न आपको ये एग्जाम में मिल सकता है, ध्यान रखना है। आकलन की अवधारणा अर्थात आकलन की परिभाषा तो आपको देखनी है। परिभाषा से मतलब आपका उसको अर्थ भी देखना है, अर्थात उसका कंसेप्ट क्या है वो आपको देखकर जाना है। आकलन 100%। अगर इनका आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं पुरानी इसकी वीडियोज़ बना चुका हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आकलन की प्रक्रिया अर्थात आकलन किस तरह से किया जाता है, बालक का कक्षा के कक्ष के अंतर्गत किस तरह से किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आकलन कक्षा कक्ष के अंतर्गत किया जाता है। बाकी सारी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं मैं कि प्रक्रिया, क्षेत्र, आकलन के कौन कौन से क्षेत्र तथा इससे कौन कौन से सिद्धांतों पर यह कार्य करता है। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे कि ऐसे मिल सकता है। मैंने ये जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो अब तक के पुराने अनुभवों के आधार पर, पुराने पेपर्स के आधार पर ही सेट किया है। तो आपको ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्लास आपको पसंद आएगी तो क्लास आपको लाइक शेयर जरूर करनी रहेगी। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि मापन एवं मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करने से मतलब है आपको किस किस में मापन और मूल्यांकन को आपको अंतर देखकर जाना है कि मापन और मूल्यांकन वास्तव में है क्या और दोनों किस तरह से एक दूसरे से अपने भिन्न है। ये कहने का मतलब ये है, जहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, मापन एवं मूल्यांकन को स्पष्ट करना है, अर्थात मापन का अर्थ भी आपको देखना है और मूल्यांकन का अर्थ भी देखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक शब्द है आकलन, एक है आपके मापन और एक है आपके मूल्यांकन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें इनके बारे में। तीनों में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आकलन क्या होता है दोस्तों? आकलन का मतलब होता है रिकॉर्ड संधारण करना, कि हमने कुछ पढ़ाया उसी समय हमने चेक कर लिया बालक को। ये तो क्या है, आकलन। उस चेक करने के बाद में हम जो टेस्ट लेते हैं और उसके बाद में जो अंक निर्धारित करते हैं, अंक देना क्या कहलाता है, मापन। और अंकों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बालक इस कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, नहीं हुआ है, इसने इतने अंक अच्छे प्राप्त किए हैं तो इसका ग्रेड कौन सा है, अर्थात इसका जो स्तर है पढ़ाई का वो कैसा है। ये क्या कहलाता है, मूल्यांकन। अर्थात जहाँ निष्कर्ष की बात होती है वो होता है मूल्यांकन, जहाँ पर अंक की बात होती है वो क्या होता है, मापन। साथ में जहाँ रिकॉर्ड अर्थात संधारण किया जाता है वो क्या होता है, आकलन। ये कक्षा कक्ष के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो आपको कहने का तात्पर्य मापन को, मूल्यांकन को स्पष्ट करना है, अर्थात दोनों का अर्थ देखना है, परिभाषा देखनी है। मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व को बताना है।
मूल्यांकन को और विशेष रूप से आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे आपको आकलन को पढ़ना है, ऐसे मूल्यांकन को डिटेल में पढ़ना है कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है, क्यों हम मूल्यांकन करते हैं। साथ के साथ में जब आवश्यकता देखोगे तो महत्व उसके सामने आपके निकल कर आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न भी आपके मात्र 10 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, ये आप तय मान लें, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से देख कर जाना है। चले दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगला तीसरे प्रश्न की मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भाई। तीसरा क्वेश्चन, आप ये न सोचें कि हमारा भला हो और किसी का भला नहीं, अपनी इस क्लास को अपने अधिकांश साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आकलन है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताकर चलता हूँ। आकलन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो कौन सा आकलन, निर्माणात्मक आकलन। कौन सा आकलन, एक तो निर्माणात्मक आकलन, और एक कौन सा आकलन, योगात्मक आकलन। ये जो निर्माणात्मक आकलन होता है इसे अपन रचनात्मक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, रचनात्मक भी कहते हैं। ये जो निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन है, ध्यान रखना है, ये कक्षा कक्ष के दौरान होता है। कब होता है ये, कक्षा कक्ष के दौरान होता है, कक्षा कक्ष के दौरान होता है। जबकि योगात्मक आकलन होता है, ये कक्षा कक्ष के क्या होता है, बाद में होता है। कहें तो ये क्या होता है, अंत में होता है। तो कहने का तात्पर्य ये आकलन तो आपने देख लिया। जब आकलन देखोगे तो आकलन के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए, अर्थात उत्तम परीक्षण कौन सा होता है, क्या उत्तम परीक्षण कौन सा होता है। अब इसमें सारी चीज़ आ जाएंगी आपकी, वैधता आ जाएगी आपकी, इसकी विश्वसनीयता आ जाएगी, है ना, लचीलापन आ जाएगा इसमें। ये सारी चीज़ें आपकी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सारी आपको देखनी है। तो एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है, साथ में निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन में अंतर स्पष्ट आपको करना है कि निर्माणात्मक आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन क्या होता है। दोनों का अर्थ बता चुका हूँ कि क्या है ये निर्माणात्मक और योगात्मक, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्न की मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वो आप देख लें। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारे लिए कि अधिगम का आकलन, जो आपके पेपर का नाम है, पेपर का नाम तो आपका अधिगम के लिए आकलन है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आपके पेपर का नाम क्या है, अधिगम के लिए आकलन। बहुत बारीकी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। आपके पेपर का नाम है अधिगम के लिए आकलन, अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या है, अधिगम के लिए आकलन। ये जो अधिगम के लिए आकलन किया जाता है, ये कक्षा कक्ष के दौरान, अर्थात शिक्षण कार्य के समय किया जाता है। जबकि अधिगम का जो आकलन होता है, ये कक्षा कक्ष के कब किया जाता है, बाद में किया जाता है, अर्थात उपरांत किया जाता है। ध्यान रखना है, पेपर का नाम आपका अधिगम के लिए आकलन है, जो कब किया जाता है, कक्षा कक्ष के दौरान ही किया जाता है। जबकि यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो है अधिगम का आकलन, अर्थात ये कब किया जाता है, आपकी कक्षा कक्ष के बाद में किया जाता है, अंत में किया जाता है। तो अधिगम का आकलन क्या है, ये आपको मैंने बता दिया है। अधिगम के लिए आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात कहने का मतलब ये, दोनों का प्रश्न का आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। ये आपसे पूछ रहा है कि अधिगम के लिए आकलन क्या है और अधिगम का आकलन क्या है। अर्थात अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन दोनों में क्या स्पष्ट करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको बता चुका हूँ, अधिगम का आकलन कक्षा के बाद, जबकि अधिगम के लिए आकलन कक्षा के दौरान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न आपका, मतलब कहने का मतलब है, जो पहला प्रश्न है ना, वो ये आपका चल रहा है। पहला प्रश्न को आप आकलन वाले को इस तरह से याद करके जाएंगे, उसमें से हमें कुछ नहीं छोड़ता है, वो आपको 2-3 प्रश्न लेकर आएगा, 100% है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अधिगम के लिए आकलन बताया मैंने, अधिगम का आकलन बताया। अधिगम के लिए आकलन है वही क्या है, आपका रचनात्मक आकलन है, और अधिगम का आकलन है वही आपका क्या है, योगात्मक आकलन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी क्वेश्चन वही है आपके दोनों तीनों, है ना। तो ज़्यादा घबराए नहीं, मैंने आपको देखो सारे क्वेश्चन अलग अलग करके दिए हैं, बाकी एक क्वेश्चन में भी इसको मैं दे सकता था। चलें, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसको आपको प्रयास करूँगा समझाने का। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है। उपलब्धि परीक्षण अर्थात जो अचीवमेंट टेस्ट है आपका, कौन सा टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषता और उपयोगिता बताइए। उपलब्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है, अर्थात उपलब्धि परीक्षण क्या है, अर्थात अचीवमेंट टेस्ट क्या है, बालक ने क्या प्राप्त किया है, इसे ही क्या कहते हैं अपन सॉरी, इसे क्या कहते हैं अपन,
ये अपन कहते हैं इसको अचीवमेंट है, अर्थात बालक ने क्या प्राप्त किया है, क्या सीखा है, वो उसका क्या होती है, वो उसकी उपलब्धि होती है। तो उपलब्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है, अर्थात उसका अर्थ, इसकी विशेषता एवं उपयोग बताइए कि उपलब्धि परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं और क्या इसका उपयोग होता है। ये आपको सामान्य सा छोटा सा प्रश्न है, ये भी आपको देख कर जाना है। 5 प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं। क्लास पसंद आ रही है लाइक करना ना भूले, अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। 5 के बाद में छठा क्वेश्चन, फिर छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, अध्यापक 100% लिख लेना, एग्जाम में आएगा, है ना। अध्यापक एवं मानकीकृत परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना है आपको, कितना छोटा सा है। परीक्षण की चर्चा हम कर चुके हैं ऊपर, परीक्षण। अब आपको कैसा परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण कैसा होता है और मानकीकृत परीक्षण कैसा होता है। अध्यापक निर्मित और मानकीकृत, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं यहाँ पर। अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होता है वो कक्ष में ही होता है, अर्थात जो छोटे लेवल पर होता है ना, जैसे अपने स्कूल लेवल पर जो परीक्षण बनाते हैं, जो टेस्ट बनाते हैं, वो तो कैसा होता है अध्यापक। अर्थात अपन जो प्राइवेट क्लासेज में जैसे अपने 6ठी का बना दिया, 7वीं का बना दिया, 9वीं का बना दिया, ये स्कूल लेवल पर ही होता है, तो ये अध्यापक निर्मित हो जाएगा। जैसे अपने स्कूल में मासिक टेस्ट लगते हैं, वो भी कैसा हो जाएगा, अध्यापक निर्मित हो जाएगा। लेकिन मानकीकृत, जैसे अपने 10वीं क्लास बोर्ड का परीक्षा बनाया, तो वो पूरे राजस्थान में ही चलेगा, है ना। तो वो कैसा परीक्षण है, मानकीकृत, अर्थात जिसमें वैधता हो, विश्वसनीयता हो, जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, जिसमें व्यापकता हो, वो परीक्षण कौन सा होता है, मानकीकृत होता है। जबकि इसका संक्षिप्त रूप वो कैसा होता है, अध्यापक निर्मित, अर्थात जो कक्षा के दौरान से मतलब कक्षा के लिए किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए बनाया जाए, वो कौन सा होता है, अध्यापक निर्मित। जो सभी पर लागू हो जाए, जैसे बोर्ड के पेपर, वो कैसे पेपर होते हैं हमारे, मानकीकृत परीक्षण होते हैं। तो आपको दोनों का अंतर मैंने बता दिया। मैं आपको न केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन से संबंधित कंसेप्ट भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे होने वाला है कि आके आप एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे करूंगा। 7वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अंतर बताइए एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात यहाँ पर एक तो निबंधात्मक परीक्षण होता है और वस्तुनिष्ठ, आप सभी जानते हैं ना निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं, ये आपको देखना है। यहाँ वस्तुनिष्ठ को इंपॉर्टेंट करके चलना है, ये आपसे पूछा सकता है। इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, वैधता क्या होती है ना, विश्वसनीयता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ये 3 तो आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, है ना। इसमें व्यापकता भी होती है ना, इसमें लचीलापन भी होता है। ये सारे किसके गुण बता रहा हूँ मैं आपको, वस्तुनिष्ठता के गुण बता रहा हूँ। जबकि निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है, निबंधात्मक प्रश्नों में अपने भाव प्रदर्शन होते हैं। क्या होते हैं भाई, अपने भाव, अर्थात भाव से मतलब भाव कह दो चाहे विचार कह दो, विचारों का प्रस्फुटीकरण हो सकता है, अपने विचार हैं उनको लिख सकते हैं। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपको पता है 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से आपको एक आंसर देना है। यहाँ अपने विचार हम प्रकट नहीं कर सकते, जबकि निबंधात्मक तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन निबंधात्मक हो सकता है 10 नंबर का प्रश्न है, आपको 7 भी दे दें, 5 भी देते, हो सकता है 9 भी दे दे। लेकिन यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे पूछा, तो 2 नंबर का प्रश्न है, आपने आंसर राइट दे दिया तो आपको 2 की 2 ही मिलेंगे, गलत है तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। तो आप इन दोनों के अर्थ देख कर जाओगे, दोनों में क्या अंतर है ये आपको देखा जाओगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके लेकर आए हैं, बहुत ही छोटे, और मात्र 10 क्वेश्चन ही आपके पास हैं। तो आप देखिए, ये 10 क्वेश्चन भी आप तैयार करके ले जाओगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। निश्चित रूप से पेपर में इसी तरह की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी टॉपिक आपको यही मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 7 प्रश्न हम देख चुके हैं, 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। अभी तक भी लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, फायदा रहेगा। सारे पेपर्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैनल पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, अर्थात जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहने का तात्पर्य CCE को अच्छे से पढ़ने जाना है, और यहाँ भी स्टार लगाएं, 100% इसको लिखें। CCE का ध्यान रखना। CCE क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, अर्थात CCE क्या है ये आपको देखना है। शॉर्ट में भी आपको नाम मिल सकता है, ध्यान रखना। या तो आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नाम मिलेगा, या फिर आपको शॉर्ट में क्या मिल सकता है, CCE मिल जाएगा। दोनों में से एक मिलना है, आप कंफ्यूज नहीं हो। बाकी इंग्लिश में पेपर आता है, आपका हिंदी मीडियम में भी आता है, दोनों ही आता है, तो आपको दोनों मिलेंगे। बाकी CCE ध्यान रखना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नाम। अर्थात CCE क्या है, अर्थात उसका पूरा अर्थ परिभाषा सारी आपको देखनी है। CCE की आवश्यकता शिक्षण प्रणाली में क्यों हुई, ये भी आपको देखना है। साथ में सिद्धांत एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करना है, अर्थात उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और CCE के उद्देश्य वेरी मोस्ट, ये भी आपको देख कर जाने हैं। अर्थात कहने का मतलब ये पूरा CCE जो
सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो आपको देखकर जानी है। कब लागू हुआ, कौन सी समिति के द्वारा हुआ, किसके माध्यम से इसको आधारशिला रखी गई, है ना, ये सारी चीज़, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको देखकर जाना है। तो CCE को देखकर जाना है। 100% छपने वाला प्रश्न है भाई, 100%। 8 प्रश्न देख चुके हैं। 9वें प्रश्न की चर्चा हम आपसे करेंगे। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। कम समय में मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रश्न बता रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए भाई, 9वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 100%, इसको भी स्टार लेकर चलें। मात्र 10 प्रश्न ही तो बता रहे हैं, तो सारे प्रश्न ही 100% लेकर चलें, लेकिन फिर भी जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, ये 100%, वो 100% ही माने। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना अर्थात NCF 2005, या तो आपको ये नाम मिलेगा या फिर आपको क्या नाम मिलेगा, NCF 2005। ये आपको पूरा पढ़कर जाना है। CCE आपको पढ़कर जाना है। अगले पहले प्रश्न में अपने CCE को देखा, अब देख रहे हैं कौन सा NCF 2005। मुख्य मुख्य चीज़ इसकी देखकर जाए, सारी चीज़ हम याद नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य मुख्य चीज़ जिससे आपको लगे कि हम इसको लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना NCF 2005 की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अधिगम में आकलन के सुधार हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं। अर्थात NCF की पूरी अवधारणा देखनी है, साथ में ये भी आपको उसमें देखना है कि अधिगम में आकलन के सुधार हेतु, अर्थात इस NCF 2005 के माध्यम से अधिगम के आकलन के लिए सुधार, क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इससे इसके सुझाव आपको देने हैं। तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो CCE को आप NCF को देखकर आप जाना है। ठीक है, 9 प्रश्न आपके लिए अंतिम प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करें। PK एडवांस साइको स्पेशल टीचिंग कंपटीशन के लिए कुछ इसमें है, लेकिन साथ के साथ में आपके B.Ed के सारे प्रश्न पत्रों के प्रश्न, चाहे आप B.Ed फर्स्ट ईयर के हों, B.Ed सेकेंड ईयर के हों, इंटीग्रेटेड के हों, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए उपयोगी हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल सकती है। अंतिम प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं आपके लिए, और अंतिम प्रश्न आपके सामने देखो भाई। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान, सहसंबंध, RT 2009, यशपाल समिति। इनमें से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये 4 टिप्पणी लिखी, 2 आपको जरूर मिलेंगे। हो सकता है 4 मिल जाए, लेकिन ये जरूर मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। क्रियात्मक रिसर्च क्या है, अर्थात क्रियात्मक से मतलब एक्शन रिसर्च, ये आपको देख कर जाना है। एक्शन रिसर्च क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन क्या है, सहसंबंध को आपको देख कर जाना है। RT 2009 आपको देख कर जाना है, और यशपाल समिति की जो रिपोर्ट दी गई थी वो आपको देख कर जानी है। ये प्रश्न आपको देखने हैं दोस्तों, 100% छपने वाले प्रश्न हैं। मैं साथ में जिनको, वैसे तो सारे इन प्रश्नों से आपका काम चल जाएगा, जिनको और थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है, अच्छे से मतलब जिनको ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सी मैथ वगैरह सही है, तो वो मिड मोड मीडियन को भी देख कर जाएँ, है ना, मिड मोड मीडियन, है ना, माध्य, माध्यमिका और बहुलक, इनको भी आप थोड़ा सा इनकी परिभाषा वगैरह देख के जाएं। कौन कौन से, माध्य, माध्यमिका और एक और देख लेना बहुलक। इनसे भी छोटी मोटी सी आपको सामान्य जानकारी इनसे पूछी जा सकती है, माध्य, माध्यमिका, बहुलक। बाकी आपका पेपर बहुत बड़ा आता है, पेपर में आपके अथवा भी आते हैं, और आपको 10 क्वेश्चन बता दिए, इनको तय माने। ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिलने वाले हैं। 10वें प्रश्न में जो 4 चीज़ दी गई है ना, इनको बिल्कुल रामबाण औषधि मानकर जानना। इसके साथ में क्या, CCE, RT तो यहाँ लिखा हुआ है, NCF, है ना, ये आपको देखकर ही जाने, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। एक्शन रिसर्च आपके 100% छपने वाला है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से ज़रूर देख कर जाएँ मित्रों, टेंशन ना ले, बिल्कुल आपको पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। मैं आपके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपका पेपर अच्छा हो, आप सभी के लिए गुड लक। आप सभी अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ें और सभी के पास ही क्लास को शेयर करें, ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।